नहीं, एग्जिट पोल मेरे ख्याल से गैर कानूनी है। ये प्रक्रिया बंद ही होनी चाहिए। और क्योंकि ये कुछ लोगों को इससे फ़ायदा क्या है, पहले देखिए, ये इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है, किसी भी वोटर को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये इलेक्शन तो नागरिकों का है ना, किसी नागरिक को एग्जिट पोल से क्या फ़ायदा होगा। 3 दिन पहले मुझे क्यों अंदाज़ा लगाना है, क्यों सट्टा लगाना है, क्यों धांधलेबाजी हुई है या नहीं हुई है, किसी कुछ भी क्यों अंदाज़ा लगाना है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। 3 दिन बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो इसलिए ये पूरी प्रक्रिया जो है धांधलेबाजी को, मैनिपुलेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। मैं इसको पूरी तरीके से नकारता हूँ। और कोई भी व्यक्ति अगर इसमें धांधलेबाजी और ये करता है तो उसको मेरे ख्याल से बहुत लंबी सज़ा होनी चाहिए। ये जो एक प्रक्रिया है ये 50 तरीके से मिसयूज़ हो सकती है। उसका एक सबसे छोटा तरीका मिसयूज़ का ये है कि एक माहौल बनाया जाता है, जो जैसे अभी इसी चुनाव में देख लें तो 400 पार का एक माहौल बनाया गया था। अब पब्लिक मानने को तैयार नहीं है, 400 पार क्या 40 भी पार नहीं होंगी। तो पब्लिक की माइंडसेट कैसे तैयार किया जाए, उसमें ये एक जो ये एग्जिट पोल होते हैं उसमें ये एक पब्लिक का कुछ माइंड तैयार करने में, देखो एग्जिट पोल में भी आ गया, तो कुछ लोगों का माइंडसेट धीरे धीरे थोड़ा सा मोल्ड करने के काम आती है। ये झूठ लोगों के जहन में उतारने के काम आता है। और जो दूसरी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका मनोबल गिराने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तीसरी बात यह है, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो सारे देश में जो चुनाव आयोग के ऑफिसर्स हैं, उनको भी एक तरीके से मेंटल प्रेशर में लाने का कि देखो एक सरकार तो बनी हुई है और जीत रही है, तो वो उसके पक्ष में जाने के लिए उनको प्रेरित करने के भी काम आ सकती है। इसीलिए मैं बहुत बड़ा मुखर विरोधी हूँ। ये घपला ही घपला है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल कराने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो बेकार के पैसे कमाते हैं इसको दिखा के। बता देते इसमें एरर हो सकता है 2%, 4%, 5%, और कह रहे हैं डाटा साइंस का हिस्सा, ये डाटा साइंस है। अगर 2% से ज़्यादा गड़बड़ हुई तो जेल जाएंगे, वो 5% से ज़्यादा हुई तो जेल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, इसको एक चुनाव में किसी आम वोटर को क्या फ़ायदा होता है इससे? कोई फ़ायदा नहीं होता। 3 दिन तक हम लोग, जहाँ महीनों तक ईवीएम के बाद तो महीनों तक चुनाव चलते हैं ना, पहले तो इतना लंबा नहीं होता था चुनाव, अब ईवीएम के बाद तो महीनों चुनाव चल रहे हैं। तो जहाँ हम इतने महीने इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ 3 दिन और वेट कर लेंगे। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसके नुकसान ही नुकसान है। सट्टा बाज़ार गर्म होता है इससे, तो सट्टा, हमारे देश की जनता वैसे ही गरीब है। तो ये सिर्फ फ्रॉड है। एग्जिट पोल को देखना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। और जो ये एग्जिट पोल करते हैं, मेरे खिलाफ हिसाब से तो आज नहीं तो कल इनके खिलाफ कानून बन के इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और 2 से 5% में तो दुनिया लुट जाती है ना इलेक्शन में, तो इलेक्शन तो 1 वोट से जीत हार हो जाती है। तो उसी तरीके से ये एग्जिट पोल भी ये दिखा सकता है, अगर एक ही सीट से सरकार बन भी सकती है या बिगड़। एग्जिट पोल आया है, लगभग 400 सीट दे रहा है हर एग्जिट पोल एनडीए गठबंधन को। तो आपको लगता है कि इसके बाद जो काउंटिंग होगी वो प्रभावित होगी? बिल्कुल प्रभावित किया जा सकता है। बिल्कुल ये इसी काम के लिए हो रहा है। और ये भी खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं पता कितनी सही हैं या कितनी गलत हैं, क्योंकि एक कांग्रेस के बड़े नेता ने ये कहा है कि अमित शाह साहब रिटर्निंग ऑफिसर्स को फ़ोन कर रहे हैं। मैं कानूनी प्रावधान बता देता हूँ आपको। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, चुनाव में जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, इनका अमित शाह साहब से कोई लेना देना नहीं रह जाता है, भले ही वो होम मिनिस्टर हैं अभी भी। तो इससे कोई लेना देना ही नहीं रह जाता। ये लोग सब अधिकारी जो हैं डेपुटेशन पे होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, ये उनकी निगरानी में काम कर रहे होते हैं। अगर अमित शाह साहब ये फ़ोन कर रहे हैं तो ये सीधा इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कराने की एक तरीके से प्रिजम्पशन ली जा सकती है उनके खिलाफ। वरना एक होम मिनिस्टर को कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रचार करते घूम रहे हैं पूरे देश में अभी तक, 3 दिन पहले तक, कि वो अब सडनली होम मिनिस्टर बन के हर एक रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन करके उनके हालचाल भी पूछे। ये इनको कोई भी उनको अधिकार नहीं है। अगर उनको कोई भी अधिकार, उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होने वाली है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है, हर एक रिटर्निंग ऑफिसर में होने वाली है, तो अगर वो फ़ोन कर रहे हैं बैठ के, तो ये काम उनको चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह जी को नहीं। एज होम मिनिस्टर नहीं, एज कार्यकर्ता ऑफ भारतीय जनता पार्टी उनको एक चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि हमारी पार्टी को ऐसा अंदेशा है कि ये सब जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको
ये हौसला दिलाना ज़रूरी है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई चिंता ना करें। इसके अलावा एक होम मिनिस्टर को चुनाव के दौरान, चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर से बात करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही लगाया जा सकता है कि वो कोई अपराध करना चाहते हैं, वरना हर एक रिटर्निंग 150 रिटर्निंग ऑफिसर्स की बात तो शायद वो कांग्रेस के नेता कह ही रहे हैं। आप रामपुर से उम्मीदवार हैं, क्या लगता है अखिलेश यादव ने इस चुनाव सरेंडर कर दिया? क्योंकि उन्हें दलित चाहिए नहीं, मुसलमान चाहिए नहीं, बदबू करते हैं दलित और मुसलमान, वोट चाहिए नहीं उनको, अगर वोट चाहिए नेता नहीं चाहिए उनको। आपको लगता है ऐसा? नहीं, आप ये बात तो आपको उन्हीं से पूछनी पड़ेगी, चाहिए किसको, क्या चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन एक भी सीट कोई भी कम होगी, और मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जो आपने किए हैं, चाहे सुगंधित हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या ना सुगंधित भी हो, तो भी एक वोट बराबर होता है। यही तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार देके और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बराबर बनाया। यही तो सबसे बड़ी ब्यूटी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक वोट से एक कैंडिडेट चुनाव हार सकता है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सरकार बनाने से चूक सकता है। यही तो ब्यूटी है इसकी। तो मगर इस बात को कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि हमारी जितनी भी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ उनके लीडर्स को छोड़ के कोई ऐसा उन्होंने मजबूत ज़मीन पे कोई ऐसा मजबूत रेजिस्टेंस, या ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों को अपराध जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान किए हैं, अलग अलग तरह के, सिर्फ ईवीएम का ही अपराध एक अपराध नहीं है, वोटर्स को डराना, वोटर्स को धमकाना, वोट कटवाना, ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अपराध हैं। चुनाव आयोग के अंदर जो काम कर रहे हैं अधिकारी, वो अगर कोई निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करते तो उनको भी 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है कैद की। ये सब अपराध जो किए गए हैं, ये अपराध रोकने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की के कार्यकर्ताओं की जो जिम्मेदारी होती थी, वो कहीं ना कहीं वो निभा नहीं पाए हैं। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के सोचना पड़ेगा। ये जनता और बीजेपी और एनडीए के बीच में चुनाव था, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ के कुछ, बाकी ये जनता ने चुनाव लड़ा है, पूरी बीजेपी की ताकत को झेला है जनता ने, पूरी आरएसएस की ताकत को झेला है जनता ने, पूरे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं चुनाव, जिन्होंने चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है चुनाव आयोग की तरफ से, उनको झेला है जनता ने खुद। क्योंकि जनता देश की संविधान बचाना चाहती है, जनता देश की का लोकतंत्र बचाना चाहती है, जनता देश को बचाना चाहती है। ये चुनाव जनता और संविधान बचाना तो राहुल गांधी भी चाहते हैं। नहीं, मैं कुछ लीडर्स को इसलिए कह रहा हूँ ना, छोड़ के, मैं कुछ जो लड़ाई होनी चाहिए थी, इस समय माहौल ऐसा था, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता एक्टिव होते तो बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता से, आरएसएस के एक एक कार्यकर्ता से गली गली सड़क सड़क सवाल होते कि कहाँ है रोज़गार, क्यों चाइना हमारी इतनी हज़ारों किलोमीटर जगह छीन के ले गया, कहाँ है ये सड़क, और कहाँ है हमारी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है, हमारी नौकरियाँ कहाँ हैं। चुनाव के दौरान जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों पेपर लीक हुए, लाखों लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया जब पेपर ही तुमने बंटवा देने थे, क्यों हमारे एयरपोर्ट्स कहाँ चले गए, क्यों हमारे एयरपोर्ट्स कहाँ चले गए हमारे। जनता सवाल पूछ रही है कि राहुल के जो पिताजी थे राजीव गांधी, उनके दादा दादी नाना नानी न जाने क्या पूरा प्रधानमंत्री थे सब लोग, उनकी तस्वीर राहुल गांधी के हाथ में नहीं थी। अखिलेश यादव के पिताजी जो थे मुख्यमंत्री थे पहले और लोकसभा सांसद थे, उनकी तस्वीर नहीं थी। अम्बेडकर तस्वीर, भारत संविधान, क्या है मतलब इसका? ये लोग नहीं बता रहे कि हमारे पिता, हमारे ताऊ, हमारे दादा नानी नाना ने फला काम किया, हम उसके आधार वोट मांगे, ऐसा क्यों किया लोगों ने? देखिए, ये तो उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। तस्वीर क्यों लेकर नहीं? देश के लिए बेच रहे हैं, देश के लिए भी अच्छा काम किया और खुद अपनी पार्टीज़ के लिए भी अच्छा काम किया, उसकी तो तारीफ़ की जानी चाहिए ना। और क्यों तारीफ़ की जानी चाहिए? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी इस वक्त संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराना चाहती है। तो इस सब का जवाब दो ही हैं, जो जवाब बेस्ट जवाब हैं वही जवाब लेके आए। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की तो छूट होनी चाहिए ना। तो वोट और विश्वास लेने के लिए ये दोनों चीज़ें देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। बाबा साहब की फ़ोटो, बाबा साहब का मेहनत, बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब की खुद का जो छवि है,
वो सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको इस्तेमाल कर रही है तो मैं समझता हूँ उसकी लेकिन तारीफ की कांग्रेस जाए। पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया था बाबा साहब अम्बेडकर को। तो आप चाहते हैं कि जो गलतियां उन्होंने की, अगर कोई सुधार कर रहा है उसमें तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए या उसकी बुराई की जानी चाहिए। मैं तो इसको बहुत वेलकम करता हूं कि अब जाके सही लाइन पे, सही डायरेक्शन में जो विपक्ष के लोग हैं अब सही डायरेक्शन में है। तो अब ये ईवीएम से अगर चुनाव जीत भी जाते हैं लेकिन डायरेक्शन अब सही है। संविधान सबसे इंपॉर्टेंट, बाबा साहब इस देश के सबसे बड़े नेता, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके सामने कोई मनुवाद नहीं टिकेगा। कोई भी भारत का संविधान खत्म करने वाली ताकत रुकेगी नहीं, क्योंकि देश की जनता है ना, देश की जनता अपने आप संभाल लेगी। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को इन दोनों चीज़ों को आगे रख के चलना है, बाकी सब काम देश की जनता कर लेगी, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी करे या ना करे। अभी आपने वोटिंग से पहले जो सख्त हिदायत थी खास तौर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो आपने बताई है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि कुछ वीडियोस ऐसी आई हैं, फोटोज ऐसे मिले हैं हम लोगों को कि जहाँ पर पूरी तरह से खुरदबुर्द की जा रही थी वोटो, मतलब कि उसकी जो गिनती जिससे होती है एक पैड वगैरह, ईवीएम पैड वगैरह, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? हमने खुद रामपुर में चुनाव इसलिए लड़ा था कि ईवीएम की जो सुरक्षा कवच की जो झूठी कहानी इलेक्शन कमीशन ने गढ़ी है उसकी धज्जियां उड़ाई जा सकें, और वो धज्जियां हमने उड़ा दी हैं। हमने तो सारी सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। यही सबसे बड़ा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाला मैं समझता हूँ रामपुर का इलेक्शन एक लैंडमार्क इलेक्शन साबित होगा इस देश की संविधान को बचाने में, क्योंकि हमने ईवीएम की जो सुरक्षा कवच इलेक्शन कमीशन जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट को मेरे हिसाब से धोखा देके ये जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट को जो धोखाधड़ी की थी कि हमने इतने सुरक्षा कवच बना रखे हैं, वो कोई सुरक्षा कवच नहीं था बल्कि धोखा ही धोखा, धांधली थी। तो रामपुर के इलेक्शन में हमने वो सब चीज़ें कलेक्ट की हैं, और हम लोग क्योंकि कलेक्ट कर पाए क्योंकि हमने चुनावी ईवीएम को एक्सपोज करने के लिए लड़ा था, लेकिन बहुत सारी क्या सैकड़ों जगह दूसरी जगह भी जो लोग इस तैयारी से भी नहीं गए थे, क्योंकि इतना रैम्पेंटली हो रहा था सारे देश में, तो जगह जगह से सबूत निकल के आ ही रहे ना। वो एक शेर भी है ना, जो चुप रहेगी ज़बान खुंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो जो गंदे घिनौने काम इलेक्शन कमीशन ने आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर पूरे देश में किए हैं, उसके सबूत कितना भी पर्दा डाल लो तो निकल के आएंगे ही ना सामने। लेकिन रामपुर में हमने सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ वो एक लैंडमार्क केस रहेगा देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब की आइडियोलॉजी बचाने के लिए। लेकिन अखिलेश भाई सर, आप ईवीएम की विश्वसनीयता के लिए हमेशा सवाल उठाते रहे, एक संघर्ष आपने किया है, और हमने देखा चुनाव के समय जो इलेक्शन कमीशन है उसका क्या रवैया रहा है। चाहे वो दिल्ली से अगर हम उठाते हैं एग्जाम्पल, लोगों को वोट नहीं करने दिया गया, कई जगह वोट कटे, स्लो वोटिंग हुई। अब 4 तारीख को जो भी रिजल्ट आते हैं, चाहे वो भाजपा के पक्ष में हो या विपक्षी दल में, तो क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? एक सवाल ये साथ ही है, अगर रिजल्ट इंडिया गठबंधन के फेवर में आते हैं तो क्या आप तब भी ईवीएम को लेकर के वही समान सवाल उठाएगी जो आप हमेशा उठाते हैं? शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। 100% ईवीएम इस देश की जनता के साथ, इस देश के जनमत के खिलाफ सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ी बेईमानी है। चुनाव अगर इंडिया गठबंधन भी जीतती है तो हम आंदोलन करेंगे कि ईवीएम का प्रयोग समाप्त होना चाहिए, किसी की सरकार आ जाए। 100% इसमें घपला ही घपला है, क्योंकि आज देखिए 20% तक की घपलाबाजी करने की इसमें प्रोविज़न है। अगर देश की जनता ने अपनी मेहनत से खून पसीना एक करके अगर वो 20% धांधली वाले वोट्स को भी हरा के अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाती है तो ये क्रेडिट देश की जनता को जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन के हाथ में ये गंदा घिनौना हथियार आ जाए, बिल्कुल नहीं है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और मैं दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, आज भी अगर कोई भी चुनाव अनाउंस होगा असेंबली का या पार्लियामेंट का, एक भी चुनाव, तो उसमें कानून ये है, आज ये चुनाव जब हो रहे हैं ईवीएम से, तब भी अगर कोई अगला चुनाव अनाउंस होगा तो उसमें पेपर बैलेट से चुनाव कराने का कानूनी प्रावधान है। अगर ईवीएम से चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग को एक ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि हम ये चुनाव भी ईवीएम से कराना पड़ते हैं, ये कानूनी पोजीशन है। तो किस व्यक्ति को शौक है ईवीएम से चुनाव कराने का? जो बेईमान है। किस व्यक्ति को शौक होगा जो धांधली करना चाहता है, जो ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है? क्योंकि कानून आज भी ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। ये मैं आज की बात बता रहा हूँ आपको। कर्नाटक और हिमाचल और तेलंगाना के चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कहे भैया काम करो, बैलेट चुनाव करा लो, बेईमानी हुई होगी इसमें। बिल्कुल, और मेरा ये पूरा विश्वास है अगर ये चुनाव बैलेट से होंगे
तो उनके विक्ट्री मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनती है, विक्ट्री मार्जिन्स बहुत बड़े होंगे और सीटें भी बहुत बड़े संख्या में बढ़ेंगी। मेरा ये सीधा, और मैं ये कोई इमोशंस में या हल्के में ये बात नहीं कहता हूँ। अगर 40 और 50 से ज़्यादा एक भी सीट आती है एनडीए की, नहीं सॉरी बीजेपी की, तो उसमें चुनाव में गड़बड़ी हुई है। वो जनता के वोटों से चुनाव नहीं जीता गया है, मेरा ये मानना है। कोई मुझसे इस पर डिबेट करना चाहता है तो मैं उसको साइंटिफिक रूप से ये साबित भी कर सकता हूँ, क्योंकि जनता ऐसी नहीं है जो कि चाइना को हज़ारों किलोमीटर जगह छिनवा के चुप बैठी रहेगी। जनता इतनी देश की कमज़ोर नहीं है। बेरोज़गारी के ऊपर जनता जवाब नहीं देगी, जनता इतनी कमज़ोर नहीं है। नोटबंदी पे जवाब नहीं देगी, जनता इतनी कमज़ोर नहीं है। ये जो हमारे देश में नदियाँ, पोल्यूशन, ये सब जगह, और ये देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। काट की आंधी एक बार चढ़ती है, 10 बार नहीं चढ़ने देगी देश की जनता। तो इतने बड़े बड़े धोखे और बेईमानी पूरा देश बेच के जो खा गए हैं ये लोग, तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। 40 और 50 से ज़्यादा बीजेपी की सीटें आती हैं, और उसका लॉजिक में भी मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी 2009 में सरकार बनाई थी ना, 40 और 50 पे लाके खड़ा कर दिया था। वही 40-50 पे लाके देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर देगी, जैसे 2014 में कांग्रेस को खड़ा किया था। ये बात सच्चाई है। इसीलिए उन चुनावों में ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी कम से कम कांग्रेस ने नहीं की थी 2014 में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सर, जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उसमें सीधा ही जो पीएम मोदी कहते थे 400, सभी चैनल ने यही कोशिश की कि किस तरीके से 400 या 401 पे लेके आ जाए। अब आपको ऐसा नहीं लगता जब ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहे तो जनता ने कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई, जो भी मुद्दे जमीन पर हम लोगों ने पाए उनको नकार दिया, कहीं ना कहीं पीएम मोदी पे भरोसा किया, जिस तरीके की बातें लगातार हिंदू मुसलमान की, मंगलसूत्र की करते रहे और आखिर में तो मुर्जा तक पहुंच गए थे, और गांधी जी की पहचान को तो उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया। देश की जनता इसीलिए 400 सीटें देगी ना, क्योंकि वो चाहती है कि बेरोजगारी और बढ़े। देश की जनता इसीलिए 400 पार कराएगी ना उनके, कि वो चाहती है कि चाइना हमारी ज़मीन पे और कब्जा कर ले। देश की जनता इसीलिए वोट देगी ना उन्हें, और कि ये महिलाओं की जो सुरक्षा हो रही है, रेवन्ना साहब जैसे लोग जो हैं वो हज़ारों नहीं लाखों महिलाओं के साथ ये कर सके उनके पार्टी के मेंबर्स, इसीलिए तो 400 पार कराएगी। ये लॉजिक समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो तो पहले से ही बोल रहे हैं ना, चुनाव का प्रचार शुरू हुआ था 400 बोल दिए, 400 पार। अब ये सारे के सारे, अब इनको क्या बोलूँ मैं, ढोंगी बोलूँ। और मैं इनको सबको, पत्रकारों को भी, जो ये अपने आप को पत्रकार बोल रहे हैं ना, ये जो इन्होंने सब किया है, ये न्यूरमबर्ग ट्रायल्स पढ़ लें। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए थे ना, और रवांडा के जो ट्रायल्स हुए, उसको ध्यान से पढ़ लें। जो लोग इस प्रकार के झूठ फैलाते हैं ना पत्रकार बन के, वो भी सज़ा प्राप्त करेंगे। ये सब झूठ ढकोसला करने में, फ्रॉड करने में ये पत्रकार भी मुलजिम हैं। मैं इसीलिए सारी चीज़ें सनद दे के बताता हूँ। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स ध्यान से पढ़ लें ये सब पत्रकार, इनको समझ में आ जाएगी क्या कर रहे हैं। और जिस दिन कोई अच्छी सरकार आएगी, ये कितने सालों तक जेलों में रहेंगे, ये भी ध्यान से पढ़ लें।